हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है कि पूरा ही चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे तो हम क्या करते हैं कि पहले हर एक टॉपिक के वीडियो बनाते हैं चैप्टर के और उसके बाद वन शॉट डालते हैं, लेकिन ये चैप्टर इतना छोटा है कि डायरेक्टली हमने सोचा कि चलो वन शॉट बना लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा एक साथ समझ आ जाएगा और ज़्यादा लंबा भी नहीं है चैप्टर, तो दिक्कत भी नहीं होगी पढ़ने में। तो चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है कि दो दो नेचर शो करना। सबसे पहले अगर हम बात करें रेडिएशन की, रेडिएशन जब से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लाइट। लाइट वेव नेचर भी शो करती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। उसके वेव नेचर के बारे में हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। जैसे कि लाइट डिफ्रैक्शन करती है, इंटरफेरेंस करती है, पोलराइजेशन करती है। इसका मतलब वहाँ पर लाइट वेव नेचर शो करती है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन, जिसमें लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। उसके अलावा मेटर की अगर हम बात करें तो मेटल पार्टिकल नेचर शो करता है और उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, यानी कि वेव नेचर भी वो साथ में शो करता है। तो ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, वेव नेचर तो हम लाइट का पढ़ ही चुके हैं। अब हमें पढ़ना है पार्टिकल नेचर, जिसमें कौन सा फिनोमेना आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन इमिशन नाम से क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें सफिशिएंट एनर्जी देनी होगी, जो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होता है ये वर्क फंक्शन? चलिए देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई नोट या फिर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली हम फाई नोट से ही इस चैप्टर में डिनोट करने वाले हैं। तो ये होता है वर्क फंक्शन। अब हमें जो एनर्जी देनी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये कोई भी मेटल सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें कि वर्क फंक्शन की जितनी एनर्जी हम नहीं देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा? अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल भी गया तो पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो पूरा बाहर चला गया। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस अट्रैक्शन फोर्स को पूरा तरह से हटाना होगा और उसी के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। वर्क फंक्शन, जिसे हम फाइव नोट से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है एच म्यू नॉट, जहां पर एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। इसके बारे में हम प्लांक्स थ्योरी में पढ़ेंगे, प्लांक क्वांटम थ्योरी में। और यहाँ पर जो म्यू नॉट है, ये क्या है? इसे हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो भी लाइट आ रही है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाएंगे। एक तो हमने बात करी वर्क फंक्शन की, यानी कि जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो ये हमारी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो आई होप ये सारी बेसिक सी चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इमिशन है उसको कितने टाइप से हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में, लेकिन उसके अलावा और कौन से टाइप है जिनसे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है। तो पहला आता है यहाँ पर सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो मेटल सरफेस से टकराएगा और इसकी जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी और ये इमिट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। उसके अलावा फील्ड इमिशन, फील्ड
इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है, इसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा इमिशन, थर्मियोनिक, थर्मल भी बोल सकते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। इसमें क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है, थर्मियोनिक यानी कि हीट, जिसमें हम मेटल को हीट करते हैं, जिसमें हम मेटल को हीट करते हैं और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। अब हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की यहाँ पर ज़रूरत होती है। नॉर्मली हम इसको नहीं कर सकते कि चलो इलेक्ट्रॉन को आज इजेक्ट करते हैं, हीट किया इजेक्ट हो गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जनरली यूजुअली कितना टेम्परेचर, 800 से 2000, ठीक है, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर रिक्वायर होता है फोटो इलेक्ट्रिक थर्मियोनिक इमिशन करवाने के लिए, ठीक है गाइस। और ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, कुछ मशीन से, कुछ सिस्टम से पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। ये जो फिनोमिना है थर्मल इमिशन का, जनरली यूज भी होता है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। थर्मियोनिक इमिशन ने पढ़ लिया। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है, इसमें हम लाइट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारी मेटल की सरफेस है, कोई भी मेटल की सरफेस है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर डालेंगे जो सरफेस पर टकराएगी, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। और सेम बात है कि एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा और फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमने बात कर लिया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसी के बारे में मेजरली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरुआत होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लेकिन डिफरेंस क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम इतना पढ़ रहे हैं केवल कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी सरफेस पर टकराएगी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। लेकिन इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसमें हम इसके साथ साथ अलोंग विथ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हम उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट सभी फिनोमिना को लेकर स्टडी करते हैं। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सेम बात यहाँ पर आएगी कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकराएगी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। ये जो वेव्स है ये लाइट की वेव्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे दिमाग में क्या आता है, लाइट आता है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर लाइट होती है, लाइट हमें पता है कि पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है जिसे हम फोटोन्स कहते हैं। तो फोटोन्स टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी और करंट सबकी स्टडी करते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के कुछ लॉज हैं, यानी कि कब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। तो लॉज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जैसे कि पहला लॉ है, जैसे कि हमने पढ़ ही लिया, जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। दूसरा लॉ क्या है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स। इंटेंसिटी का मतलब सीधा हम नहीं समझ आ रहा, इंटेंसिटी का मतलब तो समझ लीजिए ब्राइटनेस, ठीक है ना गाइस। बहुत ईजी है, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस होता है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटोन्स, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा फोटोन्स, और जितने ज़्यादा फोटोन्स उतने ज़्यादा फोटोन्स, अगर ज़्यादा फोटोन्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ज़्यादा फोटोन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है गाइस। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो ज़्यादा करंट बनेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट के। तो ये थर्ड लॉ भी हम पढ़ लेते कि कोई भी टाइम लेग नहीं होगा इलेक्ट्रॉन इमिशन में, यानी कि देर ही नहीं लगेगी बिल्कुल। टाइम जो होगा वो लेस देन का ही साइन है ना गाइस, लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकेंड। सोच सकते गाइस, 1 सेकेंड से भी कम, 10⁻⁻⁹ सेकेंड में ही इमिट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया बेसिक इसके बारे में।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जो हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। दूसरी एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम क्वांटा कहते हैं, लेकिन लाइट के केस में उन्हें, उन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी के। और अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे तो वो आ जाएगा एच। एच क्या है यहाँ पर? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वैल्यूज की चेंज नहीं होती है। तो ये हमने पढ़ लिया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में है भी नहीं, और 11th में भी हम इसमें पढ़ चुके, कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने के लिए नहीं है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ लिया कि एनर्जी जो होती है फोटोन्स की वो फ्रिक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट लगाएंगे तो एनर्जी इक्वल हो जाएगा एच म्यू के। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये क्या? आइंस्टाइन ने क्या कहा कि आइंस्टाइन ने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि टोटल मिला के इन्होंने एक ही बात कही कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी है वेव्स की, ठीक है, वो काई में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला तो जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसका कुछ पार्ट तो लग जाएगा वर्क फंक्शन के लिए, यानी कि उसका इमिट करवाने के लिए, लेकिन बाकी बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? टोटल एनर्जी मान लेते हैं उसकी 200 जूल थी, ठीक है, अगर 100 जूल 150 जूल उसको वर्क फंक्शन के लिए लग गई, उसको इमिट कराने के लिए, तो बाकी बची 50 जूल कहाँ जाएगी? तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है? अभी हमने पढ़ा एच म्यू है, और वर्क फंक्शन को इधर लाएंगे तो फाई नॉट, तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, यहाँ से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर एच म्यू माइनस फाई नोट क्या है? एच म्यू नोट है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर इसको सही से लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा गाइस? वाई एक्सिस पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। और देखिए, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो उसकी एनर्जी भी नहीं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी नहीं मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आती उसके बाद फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। और नीचे स्लोप वाई स्लोप देखिए, स्लोप क्या है? एच है, और जो इंटरसेप्ट है वो माइनस एच म्यू नोट है, माइनस एच म्यू नोट है, और हम इसको माइनस फाई नोट भी लिख सकते हैं। स्लोप नेगेटिव है, लेकिन ऊपर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव थोड़ी ना होती है, तो इसलिए हमने स्लोप यहाँ पर बनाया। तो ये हमारा एक स्लोप हो गया किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें, कौन सी वैल्यू? हाफ mv²/2? नहीं गाइस, एक और वैल्यू। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के रख दे वैल्यू ईवी नोट। ईवी नोट कैसे रखी हमने? जैसे वर्क डन हमारा होता है Q इंटू वी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन और वी की जगह वी नोट, जो क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि जैसे कि वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं, लाइट भी इंसिडेंट हो रही है और सर्किट है वहाँ पर वोल्टेज भी बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा करंट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल भी कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, तो उससे क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। ये होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल।
तो काइनेटिक एनर्जी एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो यहाँ से वी नोट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच म्यू बाई ई माइनस एच म्यू नोट बाई ई। अब यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करके यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है गाइस, y एक्सिस पर क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पर क्या है फ्रीक्वेंसी है, स्लोप क्या है हमारा h बाई ई है। अब हमें पता है कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आती जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आती तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। ठीक है गाइस, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। यहाँ पर देखिए फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाएगी तो वी नोट भी बढ़ता जाएगा। और ये स्लोप है, स्लोप क्या है एच बाई ई है यहाँ से अगर हम देखें। और अगर इंटरसेप्ट की हम बात करें, वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है ये माइनस एच म्यू नोट बाई ई और माइनस फाई नोट बाई ई भी हम लिख सकते हैं, माइनस फाई नोट बाई ई। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसके बीच में, वी नोट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से वो चेंज होता है। कुछ और ग्राफ हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ, और इंटेंसिटी तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा फोटोन्स, जितने ज़्यादा फोटोन्स उतने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। यानी कि इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर यहाँ पर क्या है इंटेंसिटी है, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी से करंट पर कोई चेंज नहीं आता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, तो अगर ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, तो सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, तो उसके बाद करंट होगा, कुछ करंट होगा, स्टार्टिंग में कुछ करंट होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसके चेंज होने से, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो करंट बढ़ा, लेकिन उसके बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ में दिखेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से करंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सेचुरेटेड हो गया है वो। तो यहाँ पर दो ग्राफ अभी तक हमने पढ़े। उसके अलावा अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ, वोल्टेज यानी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ रही है उससे तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने साथ में सर्किट लगा दिया, उसमें वोल्टेज सप्लाई भी लगा दिया, तो वोल्टेज भी बढ़ा रहे साथ में, एक तो वेव से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे, वोल्टेज भी हमने दे दिया तो और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। तो हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में, जब डिफरेंट इंटेंसिटी हो, डिफरेंट इंटेंसिटी हो और फ्रीक्वेंसी सेम हो। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, यहाँ पर वोल्टेज रहेगा। अब वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जब कोई वोल्टेज नहीं है, जब जीरो वोल्टेज है, तब भी तो कुछ करंट है, क्योंकि अगर हमने वोल्टेज सप्लाई नहीं किया तब भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और करंट जनरेट हो रहा है। यानी कि अगर हम वोल्टेज नहीं भी देते तो भी करंट रहेगा, और अगर वोल्टेज देने लगे तो करंट बढ़ने लग जाएगा, लेकिन एक स्थिति के बाद सेचुरेशन करंट आ जाएगा, इनकी सेचुरेटेड हो जाएगा इस तरह से। इसकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं, पहली इंटेंसिटी की बात करें जब इंटेंसिटी I1 थी तो इस तरह ग्राफ बना। दूसरी बार अगर हम बात करें जब इंटेंसिटी I2 है और जब इंटेंसिटी I3 है, I2 I3, इंटेंसिटी बढ़ाने से ये I3 यहाँ पर ज़्यादा है, I2 कम है और I1 सबसे कम है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, लेकिन एक पोजीशन के बाद, एक कंडीशन के बाद, वो सेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर हम यहाँ पर बनाते हैं वी नोट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल,
तो हमें पता है कि इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं होता है, यानी कि तब भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो तो सेम ही रहेगा। अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल की, जब फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से करंट चेंज नहीं होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले अगर ये देखिए, जब 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट रखी गई, जब 3 फ्रीक्वेंसीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी चेंज की गई, तो देखिए पहली फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको मान लेते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू 1 म्यू 2 और इसको म्यू 3, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है और फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन करंट फिर भी चेंज नहीं हो रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। ये देखिए इस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। इसको हम V03, इसको V02 और इसको V01 नाम दे देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से करंट चेंज नहीं होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। तो ये हमने ग्राफ पढ़ लिया। ग्राफ हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट जो ग्राफ थे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम डी ब्रोगली ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। हाइपोथेसिस यानी कि कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, जो इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? इन्होंने कहा कि जो मैटर है उसके साथ क्या एसोसिएटेड है? वेव एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है, और उसके लिए इन्होंने वेवलेंथ भी दी, जिसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि एनर्जी mc² के इक्वल होता है, और हमने अभी पढ़ा एनर्जी h म्यू के इक्वल भी होता है, और म्यू को हम c/λ लिख सकते हैं, तो h c/λ हो गया। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो mc² इक्वल हो जाएगा h c/λ, यानी कि m लेमडा इक्वल हो जाएगा h के, लेमडा इक्वल हो जाएगा h/mc, और h/mv भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो स्पीड ऑफ लाइट है जब हम लाइट की बात करें, लेकिन यहाँ पर मैटर वेव्स आ गई तो उनकी स्पीड अलग होगी, तो यहाँ पर हम इसको v मान लेते हैं। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर लेमडा h/p आ गया मोमेंटम। अब हमने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन पढ़ रखा है। क्या होता है? मोमेंटम इक्वल होता है 2m काइनेटिक एनर्जी रूट के अंदर। कैसे आया? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है गाइस। P होता है mv और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। यहाँ v की वैल्यू p/m निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो हमें p = 2m के ही मिल जाएगा रूट के अंदर। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2m ke। काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो सारी वैल्यूज हमें पता है, इस वोल्टेज को छोड़कर तो हम वैल्यू पुट कर देते 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2 इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1 कहाँ लिखेगा इस 1.6 इंटू 10⁻19 और v साथ में चल ही रहा है। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो 12.27 एंगस्ट्रॉम हमें आंसर मिलता है, और डिवाइड में √v। तो ये हमारी क्या हो गई? कौन सी लेंथ हो गई? डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।